Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. And before starting today's topic in continuation, I want to request you all please subscribe, like, comment, share more and more to motivate me ताकि मैं आपके लिए बहुत कुछ करने की जो दिल में इच्छा है वो कर पाऊँ। अब आ जाइए, आपका कंटिन्यूएशन में रूरल क्रेडिट है, एक मोटिवेशनल एक स्टेटमेंट कि बच्चों सक्सेस पाने के लिए, ठीक है, 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र है आपका इच्छा शक्ति। 3 पावर्स को आपको ऐड करना है, तब कोई किसी भी एरिया में सक्सेस हो, आपको वहाँ से दूर कोई नहीं कर सकता। पहली पावर है आपकी विल पावर। विल पावर इच्छा शक्ति। इच्छा ही जिसकी नहीं होगी वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। इच्छा शक्ति उसमें हम ऐड करेंगे इच्छा शक्ति, ठीक है, फिर ज्ञान शक्ति, ठीक है, विल पावर फिर ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति। तीसरी शक्ति हम ऐड करेंगे इसमें कर्म शक्ति, एक्शन, कर्म शक्ति, यानी कि विल पावर, यानी कि इसको अगर हिंदी में हम बोलें तो क्या बोलेंगे, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, सॉरी एसएच शक्ति, ठीक है। तो इच्छा शक्ति, विल पावर, दूसरी ज्ञान शक्ति और तीसरी कर्म शक्ति। ये तीनों शक्ति अगर मिल जाए बच्चों, तो हम दुनिया में कौन सी चीज है जो हम नहीं कर सकते, शक्ति, ठीक है। अब इसमें से 2 शक्ति तो सबके पास होती है। इच्छा शक्ति, विल पावर, मतलब इच्छा शक्ति कि हम बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, पावर नहीं। मतलब कि हर बच्चे चाहते हैं कि हम वहाँ वो करें वो करें वो करें, मैं भी चाहती हूँ मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ, हर बंदा चाहता है, इच्छा शक्ति है। लेकिन ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति ये भी पता है कि भाई करेंगे तो ये हो जाएगा और नहीं करेंगे तो ये होगा, ये सबको ज्ञान है, ये सबको नॉलेज है कि पढ़ेंगे तो हम ग्रो कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, और नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं आएगा, ज्ञान भी है। लेकिन क्या चीज मिसिंग है बच्चों, कर्म शक्ति मिसिंग है, ठीक है। कर्म हम नहीं करते हैं किसी भी टारगेट को पाने के लिए, ये गोल है हमारा, इस गोल को पाने के लिए तीनों ऐड करेंगे तो कोई पावर नहीं है कि इसको हम अचीव ना कर पाए, कोई पावर नहीं, हमको रोक नहीं सकते। लेकिन जब हमारी एक्शन जो पावर है वो नहीं होगी, तो इन दोनों, ये दोनों हैं, तो हमारा जो ये गोल है वो क्या है, पेंडुलम की तरह हवा में लटकता रहेगा, उसको हम पा नहीं सकते। उसको पाने के लिए हमें इस शक्ति को और बाद में ऐड करना है, कर्म शक्ति को, यानी कि जो इच्छा है, जो हमारी, हमें पता है कि पढ़ेंगे नहीं तो हमारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, फ्यूचर नहीं अच्छा बनेगा, तो उसके लिए तुम्हें एक्शन करना पड़ेगा बच्चों, कर्म करना पड़ेगा। इसको जिस दिन तुमने टिक कर दिया तो ये तुम्हारा टिक हो गया, ठीक है। और इसको टिक नहीं किया तो सोचने से कुछ नहीं होता और जानने से कुछ नहीं होता कि हम पढ़ेंगे नहीं तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। अब आ जाइए आज का जो क्या है टॉपिक, रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट में आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा, इसमें सबसे पहले रूरल क्रेडिट क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रूरल क्रेडिट सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और काहे के लिए, टाइमली इन्फ्यूजन, ये एक वर्ड है, टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ क्रेडिट, टाइमली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ क्रेडिट इज टू मच इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ एग्रीकल्चर,
इसको डिफेंड और रिफ्यूट करने के लिए भी आ सकता है स्टेटमेंट। टाइमली, क्योंकि अगर आप किसी भी एक्टिविटी के लिए आप लोन ले रहे हैं तो 1 महीना लेट हो गया तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्रीकल्चर में अगर सोइंग सीजन के बाद अगर आपको लोन मिलता है तो आप सोइंग सीजन नहीं में आप उसको कि अपनी जो फसल है उसको उगा ही नहीं पाएंगे और आपकी इनकम ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर टाइमली इन्फ्यूज़न की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दूसरा, रूरल क्रेडिट क्यों ज़रूरी है बच्चों? क्योंकि वहाँ रूरल एरियाज में जो लैंड है वो अनइक्वली डिवाइडेड है, बहुत सारे फार्मर्स बहुत पुअर फार्मर्स हैं, और पुअर फार्मर्स जो है उनके पास बच्चों अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के बाद उनके पास इतना नहीं बचता है कि वो नेक्स्ट साइकिल में एग्रीकल्चर करने के लिए वर्किंग कैपिटल खरीद सकें, सीड्स खरीद सकें, फर्टिलाइजर्स खरीद सकें, उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचता। तो फार्मर, स्मॉल फार्मर बेसिकली आर इन डिमांड ऑफ लोन टू परचेज द वर्किंग कैपिटल। दूसरा रीज़न रूरल क्रेडिट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं डिफरेंट पॉइंट्स बता रही हूँ व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट इन रूरल एरियाज। क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन रूरल एरियाज। पहला पॉइंट, टाइमली इन्फ्यूज़न चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको कि फार्मर्स पुअर है, उनको वर्किंग कैपिटल परचेस करने के लिए लोन चाहिए। तीसरा पॉइंट बच्चों कि रूरल एरियाज में फार्मर्स को जो गेस्टेशन पीरियड है बिटवीन द सोइंग सीजन एंड द रियलाइजेशन ऑफ इनकम वो बहुत लंबा होता है। यानी कि आज वो बीज डालते हैं तो 6 महीने बाद उनको इनकम मिलती है, बीच में कोई इनकम नहीं मिलती। तो उनका जो गेस्टेशन पीरियड है बिटवीन सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम इज सो लॉन्ग। अब 6 महीने में उनको बेसिक ज़रूरतें तो होंगी बच्चों, उनको खाना भी चाहिए, उनको कपड़ा भी चाहिए। तो उन बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए स्मॉल फार्मर्स, पुअर फार्मर आर इन नीड ऑफ लोन। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है कि उनको और क्यों लोन चाहिए, उनको बेटा मैरिज के लिए लोन चाहिए, उनको कोई बर्थ होता है बच्चे का तो उसके लिए लोन चाहिए, कोई मर जाता फैमिली में उसके लिए भी लोन चाहिए। क्योंकि गांव में बच्चों एक कल्चर है कि अगर हम कोई भी फंक्शन करते हैं आज भी तो उसमें पूरे गांव का गांव इनवाइट होता है। हमारी अर्बन एरियाज की तरह नहीं कि कभी कभी पड़ोसी को भी इनवाइट नहीं करते लोग। तो गांव में इन सेरेमनीज को करने के लिए भी उनको, क्योंकि उनकी सेविंग बच्चों जीरो होती है, तो उनको इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए भी लोन लेना पड़ता है। तो रूरल एरियाज में कितना इम्पॉर्टेंट है क्रेडिट फैसिलिटीज़। अब रूरल एरियाज में देर आर 2 सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ठीक है, 2 सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो है आपका फॉर्मल यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल, और एक होता है इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल यानी कि फॉर्मल यानी कि ऑर्गेनाइज्ड और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ये हो गया इनफॉर्मल बेटा, और ये हो गया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें क्या है, इसमें आता है मनी लेंडर, मैं अलग से ही बताऊंगी, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल यानी कि बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल, इसमें आता है मनी लेंडर, इसमें आता है जमींदार्स, ठीक है, इसमें आता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ये आपने 10th में भी मनी एंड क्रेडिट वाले में पढ़ा है। ये फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से भी कभी कभी पैसा उधार ले लेते हैं, और कभी कभी पैसा वो उधार ट्रेडर्स से भी लेते हैं।
ठीक है, ट्रेडर्स से। तो ये सारे सोर्सेस हैं अंडर नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो जो फार्मर्स हैं वो इनसे इजीली लोन लेते हैं, और इनके ये जो सोर्सेस हैं बच्चों, ये बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और तुम्हें पता है बहुत उनके स्मॉल फार्मर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। कैसे? उनके अकाउंट को मैनिपुलेट कर देते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जनरेशन टू जनरेशन उनका लोन चलता रहता है, और कभी कभी तो वहाँ के लोग जो लोग होते हैं उनको उन लैंडर्स के फैमिली के लिए बॉन्डेड लेबर की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर काम करना होता है, क्योंकि उनके वो लोन चुका नहीं पाते। इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है, ऊपर से उनके अकाउंट्स में भी मैनिपुलेशन कर देते हैं। तो वो जो जिसने लोन लिया होता है वो कभी उस लोन को रिपे नहीं कर पाते, और उनकी जनरेशन टू जनरेशन वो लोन पास ऑन होता जाता है बच्चों। और वो कभी कभी बॉन्डेड लेबर बन जाते हैं उस जमींदार के लिए, उस लेंडर के लिए। तो ये सारे और उनकी क्या करते हैं, ज़मीन को, जब भी तो ज़मींदार बने बच्चों, ठीक है, कि उनकी लैंड को, क्योंकि पढ़े लिखे होते नहीं ये फार्मर्स, उनका थंब लिया, थंब इम्प्रेशन, और उनकी ज़मीन को गिरवी रख लेते हैं, मॉर्गेज रख लेते हैं, और उनको प्रेशराइज करते हैं। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते वो लोग, और उनकी धीरे से उनकी ज़मीन को ही छीन लेते हैं उनसे। तो कभी कभी उनके साथ उनके एनिमल्स को खोल लेते हैं, कभी उनके साथ मारपीट भी करते हैं। ये सब किस में चलता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में चलता है। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में बेटा सोर्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, इसमें आपका आता है सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट क्या होती है कि आपके 3-4 गांव में मिला के क्या होता है कि फार्मर्स अपनी स्मॉल जो उनका जो आउटपुट होता है वो वहाँ पर जाकर देते हैं, और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ में कलेक्टिव, ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के कारण फार्मर्स को अच्छी कीमतें मिल जाती हैं कॉर्पोरेटिव क्रेडिट के थ्रू। यानी कि वो सारे के सॉरी, ये आपका एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग का था। कॉर्पोरेटिव क्रेडिट में जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी सेविंग को, स्मॉल स्मॉल सेविंग को इन कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज में देते हैं। वहाँ से क्या होता है, वो जो छोटी छोटी सेविंग्स है वो एक बिग फंड में कन्वर्ट हो जाती है, और बिग फंड में कन्वर्ट होकर उस फंड्स के थ्रू लोगों को लोन दिया जाता है, ठीक है। तो और वो जो लोन होता है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होता है और बिना कोलेट्रल के होता है, तो इजीली लोगों का लोन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन आजकल थोड़ा उनका जो फाइनेंसिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा पुअर होता है, और उसमें के कारण उनके पास अब फंड्स कम अवेलेबल हो रहे हैं, राइट। तो ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्रेडिट सिस्टम है। दूसरा आपका बच्चों नेक्स्ट है आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, अब इसका बहुत ही कीवर्ड्स अगर अच्छे नंबर पाने हैं तो अब इसमें इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, लैंड डेवलपमेंट बैंक के किन 2 ऑब्जेक्टिव के लिए लोन देता है, ये आपका एमसीक्यू में बना देंगे, ठीक है, एक को ब्लैंक कर देंगे और चॉइसेस दे देंगे। लैंड डेवलपमेंट बैंक ये अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड मिलता है। पहले उनको अपनी लैंड को मॉर्गेज रखना पड़ता है कोलेट्रल के लिए के रूप में, राइट। और वो 2 पर्पस के लिए लोन देता है, एक तो परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, अगर वो लैंड में कोई परमानेंट इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं फार्मर्स, या फिर परचेजिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, दूसरा कोई जो मशीन है कुछ भी आपका खरीद रहे हैं, परचेजिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज हियर इक्विपमेंट्स एटसेट्रा, एंड नेक्स्ट इज फॉर रिपेइंग द ओल्ड डेट, फॉर रिपेइंग द ओल्ड डेट। किसी ने फार्मर ने अगर
किसी मनी लेंडर से बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया हुआ है, जो उसको बहुत मुश्किल पड़ रहा है, तो वो लैंड डेवलपमेंट बैंक से उधार लेके अपने पुराने डेट को चुका सकता है। ठीक है, फॉर रिपेइंग द ओल्ड डेट। 3 पर्पस बताए बच्चों। पहला, फॉर द परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। दूसरा, फॉर परचेसिंग द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तीसरा, फॉर द रीपेमेंट ऑफ ओल्ड डेट। 3 पर्पस के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक लोन देता है। कैसे? उनकी लैंड को मॉर्गेज करके। नेक्स्ट आपका है आपका रीजनल रूरल बैंक, रूरल बैंक्स। ये 1982 में इस्टेब्लिश हुए थे, और ये किन विलेजेस में इस्टेब्लिश किए गए जहां पर कोई भी कॉमर्शियल बैंक नहीं था। उन एरियाज को सेलेक्ट किया गया कि जहाँ पे लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज थी ही नहीं, उन एरियाज में ये RRBs स्टैब्लिश किए गए जो 82 में हुए थे। और ये लोन जो है किसको देते हैं? स्मॉल फार्मर्स को देते हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी लोन देती है बच्चों। गवर्नमेंट लोन कब देती है? एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। जब फार्मर को इमरजेंसी होती है तब गवर्नमेंट लोन देती है। और जो गवर्नमेंट लोन देती है बच्चों उसको बोलते हैं टकवी लोन। उसको बोलते हैं टकवी, टकवी। और इसका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत लो होता है, 6% होता है। ठीक है, और जब फार्मर्स में किसी एरिया में ड्रॉट आ जाए और वो डिस्ट्रेस में आ जाए, फार्मर्स सुसाइड करना शुरू कर दें, तो आपकी गवर्नमेंट आके आके हेल्प करती है फार्मर्स की, उनको लोन देती है। लोन का नाम क्या होता है? टकवी होता है बच्चों। और इट इज़ लेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी और डिस्ट्रेस ऑफ फार्मर अमंग फार्मर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? 6% होता है। ये भी फार्मर सोर्स में आता है। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड। फिफ्थ है नाबार्ड। नाबार्ड नेशनल बैंक। ठीक है, फॉर रूरल, फॉर सॉरी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल NAB बैंक, A फॉर एग्रीकल्चर, R एंड रूरल D डेवलपमेंट। ये कब इस्टेब्लिश हुए बच्चों? ये इस्टेब्लिश हुआ 12 जुलाई 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड। नाबार्ड आपका 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश हुआ। इसका जो सिंबल है वो ध्यान से देखना है, बुक में दिया हुआ है NCERT बुक में, क्योंकि सिंबल भी कभी रिकॉग्नाइज करने के लिए एग्जाम में आ जाता है। कहीं भी आपको लूप होल नहीं छोड़ना है कि आपका 1 मार्क्स भी कम हो बच्चों। ठीक है, अब ये 1982 में स्टैब्लिश हुआ नाबार्ड। उससे पहले रूरल क्रेडिट कौन देता है? ये क्या है? एपेक्स बॉडी है बच्चों, एपेक्स बॉडी है, जैसे कि RBI है एपेक्स बॉडी। तो पहले बच्चों सारा कंट्री का क्रेडिट कौन देखता था एज एपेक्स बॉडी? RBI। लेकिन फिर बाद में रियलाइज हुआ गवर्नमेंट को कि भाई रूरल क्रेडिट इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू डेवलप रूरल एरियाज, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसकी ज़रूरत भी ज़्यादा है। तो ये एक स्पेसिफिक काम, रूरल क्रेडिट का काम एक अलग इंस्टीट्यूशन को दे दिया गया जिसको बोला गया नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये भी एज एन एपेक्स बॉडी काम करता है टू टेक केयर ऑफ ओनली रूरल क्रेडिट, लाइक RBI फॉर द नेशन एज ए होल। अब आ जाइए कि ये जो बैंक है वो जैसे कि RBI जनरल पब्लिक के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, वो किसके थ्रू है?
कॉमर्शियल बैंक के थ्रू है। इसी तरह से नाबार्ड भी हम फार्मर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है बच्चों। नाबार्ड भी किसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है? उन इंस्टीट्यूशन की जो इंस्टीट्यूशन फार्मर्स को लोन देते हैं, उनकी लेंडिंग पावर को बढ़ाता है। यानी कि जैसे कि कॉमर्शियल बैंक है, और जैसे कि आपका आरआरबीज हैं, कॉरपोरेटिव्स हैं, इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम करता है। और ये, और दूसरा क्या करता है, जितने भी रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, सोर्सेज हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव करके क्वेश्चन आ सकता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ of credit institution, namely cooperatives, namely commercial bank and regional rural bank। इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, पावर, हेल्थ को इम्प्रूव करना, यानी कि उनकी लेंडिंग पावर को बढ़ाना। दूसरा, बिसाइड प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस to the non-farm activities। Not only it gives loans for the एग्रीकल्चर, लेकिन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए भी नाबार्ड फाइनेंस देता है। किसको? आरआरबीज, कमर्शियल बैंक और कॉरपोरेटिव्स को। अब इसके बाद आपका आ जाइए, ये ऑब्जेक्टिव हो गए। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? अपेक्स बॉडी है, काहे के लिए? अपेक्स बॉडी का किस पर्पज से? कि टू इस्टेब्लिश द कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग to rural farmers, to rural people। डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को की स्ट्रेंथ को, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना, उनको फंड्स को बढ़ाना, और तीसरा नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को भी लोन देना, असिस्ट करना। ये नाबार्ड का काम है। अब आ जाइए माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प बैंक लिंकेज प्रोग्राम। सेल्फ हेल्प बैंक लिंकेज यानी कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बैंक से लिंक्ड है, बैंक से जुड़े हुए हैं बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम और माइक्रो क्रेडिट सिस्टम, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, कुछ भी कहा जा सकता है। ये इस बार क्वेश्चन भी आया था ऐसे 4 मार्कर, और 4 मार्कर में कुछ भी लिखने से सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बच्चों के कटते हैं, क्योंकि वो स्टोरीज, उनका माइंड कहीं भी किसी भी स्टोरी में घुस जाता है इजीली, और वहाँ पे बैठ के जो हम लोग मार्किंग स्कीम लेते हैं, उसमें कुछ की पॉइंट होते हैं, कुछ की वर्ड्स होते हैं, वो मिसिंग होंगे, तो आपको स्टोरीज पे फुल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। स्टोरी पे नंबर मिल सकते हैं, हाँ, हम ज़ीरो नहीं देते इन स्टोरीज पे भी, अगर वो आपका कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहा है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत ही नंबर मिलेगा। लेकिन जो बच्चे पूरा अच्छे से लिख रहे हैं, उनको तो पूरा नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट सेल्फ हेल्प बैंक लिंकेज, जो बैंक से जुड़े हुए हैं, जो बच्चों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बच्चों तुम्हें पता है 10th में पढ़े थे कि पुअर लोगों ने मिलकर एक दूसरे की हेल्प करने की सोची। क्यों? क्योंकि जो पुअर लोग थे बच्चों, वो बैंक अप्रोच नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल नहीं था, क्योंकि जब प्रॉपर्टी कोलेट्रल नहीं था और साथ में वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो वो कोई पेपर वर्क भी नहीं कर सकते थे, तो वो हेजिटेट करते थे, वो बैंक की फैसिलिटीज़ का बेनिफिट नहीं उठा सकते थे। तो वो जो लोग पुअर लोग थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था एक्सेप्ट अप्रोचिंग टू इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, दैट इज मनी लेंडर, जमींदार, ट्रेडर्स, एंड बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय दैम। ठीक है, और वहाँ पे उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था। अब ये जो पुअर लोग थे, इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक दूसरे की हेल्प करें। अब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया, 15-20 लोगों ने। उन्होंने कहा कि भाई 100 रुपये हर महीने उसमें हम डालेंगे। तो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने काहे की हैबिट डेवलप की? माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम ने थ्रिफ्ट मतलब सेविंग की हैबिट रूरल फार्मर्स के बीच में डेवलप की। तो उन्होंने कहा 100 रुपये हर महीने बचाएंगे और जमा करेंगे। जब 100 रुपये हर बंदा 15-20 लोग बचाने लगे,
तो वो जो 100 रुपये बचते थे वो धीरे धीरे बड़े फंड में डेवलप होता गया, बड़े फंड्स बन गए। तो उन फंड्स के थ्रू जिस भी मेंबर को क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती थी तो वो बैंक तो जा नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास कोलेट्रल नहीं थी, और वो फिर उनको मनी लेंडर इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन फंड्स की हेल्प से वो अपनी हेल्प खुद करने लगे। इसलिए नाम क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, अपनी खुद की हेल्प खुद करो। तो वो उस फंड से उन लोगों को सस्ते रेट पे बिना कोलेट्रल के लोन दे दिए, बिना कोलेट्रल, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को जानते थे। तो इस तरह से करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने शुरू हुए। और जब सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत अच्छे से काम करना शुरू किया और जगह जगह वीमेन एम्पावरमेंट के लिए वीमेन के ग्रुप बनने लगे। तानवा आपने पढ़ोगे बुक में, एक तमिलनाडु में एक ग्रुप बना वीमेन का, जो कि उनको एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देता था और छोटे छोटे जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उसकी ट्रेनिंग देता था, जैसे डॉल मेकिंग है, ठीक है, और आपका मशरूम की खेती करना है। तो ऐसी सी छोटी छोटी चीज़ों की ट्रेनिंग देता है किसको, वीमेन को, ताकि वो अपने इनकम रिसोर्सेज या अपनी फैमिली की इनकम में ऐड ऑन कर सकें। और उन्होंने काम क्या किया, किसकी तरफ, वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब ये जो थे बच्चों ग्रुप्स थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो जब बहुत अच्छे से काम करने लगे तब बात हुई कि इनको बैंक के साथ लिंक कर दिया जाए, कि अगर उसके मेंबर को, अगर वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो उसके मेंबर को अगर ज़्यादा लोन की ज़रूरत है, जो उनका जो ग्रुप है वो पूरा नहीं कर सकता बच्चों, तो वो जाके बैंक से भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। और बैंक से लोन के लिए जो उनका फंड्स ग्रुप के पास रखा रहता था और उनकी स्मूथ फंक्शनिंग वो वर्क करती थी एज ए कोलेट्रल, ठीक है। तो वो बैंक जो है वो हेजिटेट करता है टू गिव द लोन टू इंडिविजुअल पुअर, बट बैंक डू नॉट हेजिटेट टू लेंड मनी टू द ग्रुप ऑफ पुअर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, क्योंकि उसमें जो रीपेमेंट कैपेसिटी थी, रीपेमेंट की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इंडिविजुअल के ऊपर नहीं थी, पूरे ग्रुप के ऊपर थी, ठीक है। तो बैंक इजीली देते थे। अब ये थे माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम है, बैंक लिंकेज, बैंक से जो कनेक्टेड है, जिनको हम कहते हैं माइक्रो क्रेडिट सिस्टम। अब इसने इसका इम्पोर्टेंस रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या है, कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, वो स्मॉल फार्मर्स लोन सस्ते इंटरेस्ट पर, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले लेते हैं, ठीक है, लो रेट पर लेंगे और इजीली लेंगे, तो क्या होगा, उनको रिपेमेंट भी मुश्किल, और इजीली फिर वो एडवांस टेक्नोलॉजी करके यूज़ करके अपने आउटपुट को बढ़ाएंगे, अपने इनकम को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, बैंक लिंकेज प्रोग्राम और माइक्रो फाइनेंस सिस्टम, माइक्रो क्रेडिट सिस्टम। देयर फोकस इज लार्जली ऑन दोज रूरल पुअर who have no sustainable access to the formal banking system, जो formal banking system से benefit नहीं उठा सकते थे because of lack of collateral, उनको फोकस किया गया, उनको टारगेट बनाया गया। So their target group comprise of small and marginal farmer, क्योंकि उन्हीं के सामने ये प्रॉब्लम थी। एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर लेबरर, वो भी पुअर थे। आर्टिशंस, छोटी छोटी से जो जिनके पास कुछ आर्ट है, आर्टिशंस का काम करते। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट थ्रिफ्ट, हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि उनको स्मॉल अमाउंट दे हैव टू सेव विद ग्रुप, तो उन्होंने थ्रिफ्ट की भी आदत डाली फार्मर्स में, और वो अपनी सेविंग को डालते थे और उस पूल सेविंग से लोगों की हेल्प होती थी। तो ये आपका क्वेश्चन आया था आपका 4 मार्कर इसी साल, और इस साल में कोलेट्रल एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ध्यान से देखा गया था। और इस ग्रुप ने क्या किया, उनकी लोन रिक्वायरमेंट पूरी की, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की, आर्टिशंस की, छोटे छोटे आर्टिशंस, लैंडलेस लेबरर, ठीक है। और उनको किससे छुटकारा पर दिलाया बच्चों, इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट से, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने अपनी लोन की रिक्वायरमेंट पूरी की।
अब आ जाइए क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ बैंकिंग, रूरल बैंकिंग। नेक्स्ट पॉइंट इसमें पहले सोर्सेज है, ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज, क्या क्या कौन कौन क्या क्या कर रहा है, किस तरह से हेल्प कर रहे हैं फार्मर्स की, और फिर हम इनका क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं किसका, रूरल बैंकिंग का। जो हम रूरल बैंकिंग का बच्चों क्रिटिकल की बात करते हैं तो उसमें केवल वो चीज़ नहीं लिखनी है जहाँ पे बैंक फेल हो गए, जहाँ जो चीज़ अच्छी है वो भी लिखना है। क्रिटिकल का मतलब केवल ख़राब चीज़ें लिखना नहीं होता है, बच्चे अक्सर यही सोचते हैं, पहले हम अच्छा और फिर हम ख़राब। जैसे हम किसी बच्चे का क्रिटिकल अप्रेजल टीचर्स करते हैं तो सबसे पहले हम बताते हैं ये बच्चा इसमें अच्छा है, ये बच्चा ये काम करता है बहुत अच्छे से करता है, ठीक है, और फिर हम बताते हैं ये तुम अच्छे से नहीं करते हो, तब बच्चा सुनेगा भी और उसको चेंज भी करेगा। तो ये क्रिटिकल अप्रेजल में बैंक का, रूरल बैंकिंग की अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई, हमारा जो देश था फूड इनसिक्योर्ड था आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम फूड के इम्पोर्टर थे बच्चों, ठीक है, फूड के इम्पोर्टर थे, तो अपनी इकोनॉमी को फूड सिक्योर्ड बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, हमने 1960s में क्या किया था बच्चों, हमने 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, HYV टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था। अब HYV टेक्नोलॉजी में तुम्हें पता है कि सारी इनपुट्स जो हम का मार्केट से खरीदते हैं, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड मशीन्स। अब उसके लिए फार्मर्स को पैसे की ज़रूरत पड़ी, पैसा स्मॉल फार्मर्स के पास था ही नहीं बच्चों, अभी आपको बताया, और जब पैसा नहीं था तो वो अगर मनी लेंडर से लेंगे तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। तो उसको पॉइंट में रखकर बहुत इम्पोर्टेंट रूरल बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट ने 1969 में, कौन से ईयर में, 1969 में बच्चों, ठीक है, 14 जो बैंक थे, कौन से, प्राइवेट बैंक्स, ये वन मार्कर में इंपॉर्टेंट है, उनका क्या किया था, नेशनलाइजेशन किया था। नेशनलाइजेशन यानी कि उनको पब्लिक सेक्टर में लाए थे, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में लाए थे ताकि उनको गांव में स्टैब्लिश किया जा सके। गांव में स्टैब्लिश करेंगे तो क्या होगा, क्या गांव में स्टैब्लिश करेंगे तो वहाँ पे स्मॉल फार्मर्स को हम लोन सस्ते रेट पे अवेलेबल करा पाएंगे, और वो भी HYV टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, अपने नेशन को क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई 66 में, फिर 69 में 14 बैंक्स का हुआ, फिर 80 में 6 मोर बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ बच्चों 1980s में। तो टोटल 20 प्राइवेट सेक्टर बैंक को अंडर पब्लिक सेक्टर लाया गया, उनको गांव में स्टैब्लिश, उनकी ब्रांचेस को गांव में भेजा गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स लोन लेके HYV टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ा सके। तो हम कभी भी रूरल बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन टू मेक द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हम नहीं भूल सकते, उसके कारण ही हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल है, और उसके कारण ही हमारा जो कंट्री था, हमारी कंट्री में जो बफर स्टॉक्स बने, हम एक्सपोर्टर बने, और फॉरेन एक्सचेंज हमने अर्न करी, और उसी के कारण ही जो फैमाइन थी बच्चों, जो हमारे इंडिया में रिपीटेडली होती थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, 43 में आपको बंगाल की फैमाइन याद होगी, कितने लोग मरे थे। तो वो फैमाइन क्या होता है, मर जाना भूख के कारण, डेथ ड्यू टू स्टारवेशन के कारण क्यों लोग मर जाते थे, क्योंकि हमारे पास खाना लोगों की हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए इनफ नहीं था। तो इतना आउटपुट हुआ कि हमने बाहर भी एक्सपोर्ट कर दिया, डोमेस्टिक डिमांड भी फुलफिल कर दी, हमने स्टॉक भी कर लिया ताकि कहीं भी ड्रॉट हो, स्कैरसिटी हो, वहाँ से लोगों को खाना पहुँचा के फैमाइन बिकम द इवेंट ऑफ पास्ट। अब कोविड में कितने लोगों की जान, इससे लोग मरे थे लेकिन भूख से नहीं मरा, क्यों, क्योंकि हम
हमारे पास इनफ स्टॉक था किसका, फूड ग्रेन का, जिसने गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री अन्न योजना के थ्रू हर गरीब के घर में उसको बंटवाया था। तो ये सब फेमाइन क्या हुई, इवेंट ऑफ पास्ट बिकॉज ऑफ रूरल बैंकिंग। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है आपका, कि आपको पता है कि वो सफिशिएंट लोन नहीं देता है, आपको पता है कि जो लोन देता है सफिशिएंट नहीं देगा, बिना कोलेट्रल के लोन नहीं देगा, एडिक्यूट कवरेज नहीं है, हर गांव में नहीं है, हर गरीब को नहीं है। ज़्यादातर लोन किसको, बैंक रूरल एरियाज में ब्रांच ओपन हो जाती है, लेकिन किसको देते हैं, जो रिपे करते हैं, जो कि रिच है उनको देते हैं, राइट। इसके अलावा आपका लेस अटेंशन टू मार्जिनल एंड पुअर फार्मर्स, ओवर ड्यूज बढ़ते जा रहे हैं गांव में। एक गांव में बच्चों एक तो विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, एक जेन्युइन डिफॉल्टर होते हैं। एक जो फार्मर्स होते हैं वो एक्चुअली पे नहीं कर पाते हैं, और दूसरे जो होते हैं पे कर सकते हैं लेकिन वो पे नहीं करते, उनको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। उसके कारण क्या होता है कि बैंक के ऊपर ओवरड्यूज बढ़ते जाते हैं, एनपीएस बढ़ते जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उनकी बढ़ती जाती हैं, और धीरे धीरे बैंक के ऊपर, बैंक फिर कहाँ से पे करेंगे अपने डिपॉजिटर को, जब उसके बोरोवर उसको पैसा वापस नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये सब आपका ग्रोइंग ओवरड्यूज है। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए, रूरल बैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला करना चाहिए कि उसको अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए, उसको केवल बैंक को एज ए लेंडर काम नहीं करना है, बैंक को कैसे काम करना है, एज ए लेंडर एज वेल एज उसको जो रूरल पीपल है उनके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। अभी क्या होता है, बैंक में ब्रांच होती है, मैनेजर्स और स्टाफ कहाँ रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, और वो लोग फार्मर्स वहाँ के लोगों को जानते ही नहीं हैं, और जब जानेंगे नहीं तो जरा सी भी पेपर वर्क में प्रॉब्लम होगी या कुछ होगा तो वो लोन नहीं करेंगे। जितनी स्कीम्स हैं उनको पेपर पे ही रह जाती है, लोगों को कन्वे ही नहीं हो पाती हैं, पता ही नहीं चलता कि गवर्नमेंट ने हमारे को ये हेल्प करने के लिए स्कीम बनाई थी। तो उनको एक रिलेशनशिप उनके साथ मेंटेन करनी है ताकि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाए। उसके अलावा उनको फार्मर्स के बीच में एक थ्रिफ्ट की हैबिट इनकलकेट करनी है, डेवलप करनी है, और उस बचत से फंड्स बढ़ाने हैं बैंक को अपने, और उस फंड्स को फिर क्या करना है, चैनलाइज करना है टू गिव द लोन्स टू द फार्मर्स। दिस इज ऑल अबाउट रूरल बैंकिंग। अब रूरल क्रेडिट के उस रेफरेंस में एक स्कीम बनाई थी 2014 में गवर्नमेंट में, जो थी जनधन योजना। ठीक है, जनधन योजना क्या थी बच्चों, कि इस पे मैं एक शॉर्ट बना दूंगी और उससे आप रिवाइज कर लेना जनधन योजना को। ठीक है, और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, उसको रिप्लाई करना। तो जो पढ़ रहे हो ना उसको टेस्ट भी करना है। टेस्ट कैसे करना है, जो शॉर्ट्स में क्वेश्चंस पूछती हूँ उसको कमेंट बॉक्स में डालो, तभी तो मुझे समझ में आएगा आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर्स शेयर किया करो बच्चों। तो हैव ए नाइस डे अहेड, गॉड ब्लेस यू, बी गुड ह्यूमन बीइंग एंड गुड सिटीजन, गॉड ब्लेस यू ऑल।